तो आहट संस्कृति बनास नदी के नाम किनारे है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कालखंड को लेकर कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। सारे स्थानों के इनके जिले याद रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्थान तो याद रखना है लेकिन उनके साथ में जिले याद रखना है, एमपी वालों खासकर। तो एरण सागर जिले में है, त्रिपुरी जबलपुर में है, उज्जैन ही है। ठीक, नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आपके एग्जाम की तैयारियां भी अच्छे से चल रही होंगी। दोस्तों थोड़े अभी तबीयत नासाज हो गई थी बीच में, इस कारण से वीडियो कुछ समय से नहीं मिल पा रहे थे आपको हिस्ट्री के, लेकिन आज कुछ बेहतर है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे, अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम पाषाण काल हम पढ़ रहे थे इतिहास के अंदर। पाषाण काल हम पूरा पढ़ चुके थे, मैंने आपको पाषाण काल के पूरे पार्ट्स बता दिए थे। इसके बाद में हम एक रिवीजन वीडियो लेकर भी आए थे जिसमें हमने रिवीजन किया था चार्ट के माध्यम से पूरे पाषाण काल का। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। आज हम देखते हैं धातु युग। देखिए पत्थर का जो युग है, पाषाण जो युग है, पाषाण काल है, वो पढ़ लिया है। अब पत्थर से आगे बढ़ा है इंसान, मानव धातु पर आ गया है, अब उसने धातु की खोज कर ली है। तो अब हम पढ़ेंगे धातु युग। धातु युग में हम पढ़ेंगे सबसे पहले ताम्र युग, क्योंकि सबसे पहले खोजी गई धातु मनुष्य द्वारा तांबा थी। तो सबसे पहले ताम्र युग पढ़ेंगे जिसे ताम्र पाषाण या कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कांस्य युग। कांस्य युग जब फिर तांबे के बाद में उसको टिन भी मिल गया, उसने तांबा टिन मिला के कांसा बना लिया। तो कांसा हम पढ़ते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है, कांस्य युग इन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युग पढ़ते हैं। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे लौह युग। जब हम उत्तर वैदिक काल में आगे जाएंगे, जब लोहा का इस्तेमाल स्टार्ट कर दिया मनुष्य ने, तो इस प्रकार हम ये अब धातु युग पढ़ेंगे। धातु युग के अंतर्गत ताम्र, कांस्य और लौह युग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट आज करते हैं आज ताम्र युग से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल या कैल्कोलिथिक एज भी कहते हैं इसको। देखिए पहले मैंने कहा था कि एक जो बेसिक अंतर है आपका वो समझते हुए चलना है हिस्ट्री में। जहां से मानव की उत्पत्ति हो रही है वहां से लेके ताम्र पाषाण तक आते आते मैंने आपको बड़ा बारीकी से समझाया हुआ है कि कैसे मनुष्य की पहले उत्पत्ति हुई, कैसे उसका विकास हुआ, फिर उसने तरीके के पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू किया, जो चापर, चॉपिंग और क्लीवर वगैरह हमने पढ़े थे। औजार बदलते गए, इंसान का रहन सहन का तरीका बदल रहा है। और सबसे जो हमने लेटेस्ट पढ़ा था नवपाषाण काल में, क्या पढ़ा था कि कृषि की भी खोज हो गई है, पशुपालन भी कर रहा है, एक जगह रह रहा है और एक सामाजिक ढांचे में ढल रहा है मानव। उसके आगे आज हम पढ़ते हैं ताम्र पाषाण काल। अब देखिए ताम्र पाषाण काल में नवपाषाण काल की अपेक्षा क्या परिवर्तन हुए उनको देखेंगे। इसके अलावा ताम्र पाषाण कालीन जो मुख्य स्थल हैं, देखिए परीक्षा की दृष्टि से अगर देखें, सामान्य तौर पर अगर समझने के लिए हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि रहन सहन कैसा था और पशुपालन में क्या, कौन से कोई नए पशु पालने स्टार्ट कर दिए थे या फिर खेती कौन सी नई करने लगा था, क्या गहने बनाने लग गया था, बर्तन बनाने लग गया था, बहुत सारी चीजें हैं। रहन सहन का एक जनरल प्रोसीजर समझ सकते हैं, लेकिन हमें फोकस करना है परीक्षा की दृष्टि से। देखिए परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमें स्थल सबसे महत्वपूर्ण है वहां पर कि ताम्र पाषाण कालीन प्रमुख स्थल क्या हैं और वहां से उन स्थलों से मिलने वाली प्रमुख चीजें क्या हैं। तो वो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। हम दोनों चीजें कवर करके चलेंगे, एक रहन सहन का तरीका भी देखेंगे, उनका सामाजिक ढांचा भी देखेंगे, उसके बाद मानव की ताम्र पाषाण कालीन वो स्थल भी देखेंगे जहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ताम्र पाषाण काल। देखिए इसका सबसे पहले समय देखते हैं। समय की बात करते हैं हम। नवपाषाण काल कहाँ छोड़ दिया था, लगभग 6000 बीसी के आसपास में हमने छोड़ दिया था। अब उससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो ताम्र पाषाण काल का जो सही समय है वो हम उसका आकलन करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है, तो ताम्र पाषाण कालीन जो समय है वो सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में भी है, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी है और यहाँ पहले भी है। मतलब अगर ऐसे देखें तो करीबन 2400 या 2000 बीसी से लेके 700-600 बीसी तक का एक पूरा कालखंड है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसके पैरेलल चल रही है। कुछ स्थान ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी आ गए थे और कुछ स्थान ऐसे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में, समाप्ति के बाद में भी चलते रहे। तो ताम्रपाषाण काल का एक निश्चित कालखंड तो हम नहीं कह सकते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, तो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी रही है, उसके साथ भी चली है पैरेलल, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी रही है।
ये हम समझते हैं समय ताम्रपाषाण काल का समय क्या रहा होगा। अब ताम्रपाषाण काल के लोग देखते हैं कैसे। देखिए ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है वो ग्रामीण संस्कृति है। ये आपको है एक पॉइंट याद रखना है कि ग्रामीण संस्कृति है। ग्रामीण संस्कृति में इतना फोकस मैंने इसलिए किया है क्योंकि इससे पहले अगर हम देखे थे जो इसके साथ में चल रही है ताम्रपाषाण के साथ में क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, वो कैसी एक नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता है नगरीय सभ्यता। तो पहले नगरीय सभ्यता साथ में भी चल रही है या फिर समाप्त हो गई है, और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कैसी है, ग्रामीण। तो यहाँ आपको ये बिल्कुल याद रखना है अच्छे से कि ताम्रपाषाण कालीन जो समय है उस समय मनुष्य ग्रामीण कल्चर में रह रहा है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता है तो घर कैसे होंगे, घर होंगे और कच्चे होंगे, लकड़ी के होंगे। जो छप्पर वगैरह गांव में देखा होगा वैसे छप्पर के घर हुआ करते थे और मिट्टी का लेप लगा के दीवारें बनाई जाती थी। तो ग्रामीण सभ्यता है। और वहां क्या हो रहा है, ताम्रपाषाण में वृषभ पूजा हो रही है। कई जगह से कुछ ऐसी मूर्ति वगैरह भी मिली है, मातृ देवी की मूर्ति, जो सिंधु सभ्यता से मतलब सिंधु सभ्यता से पैरेलल चीजें हैं। मृत भांड भी मिल रहे हैं। तो कुल मिला के देखते हैं कि ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता कैसी है, एक ग्रामीण सभ्यता है। अब देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अब ये तो आप समझ गए कि मनुष्य वहां कैसे रह रहा है, ग्रामीण सभ्यता है, गांव बसे हुए हैं और जिस प्रकार नवपाषाण काल में रह रहा है, कृषि की खोज हो चुकी है और कृषि कर रहा है, पशुपालन कर रहा है और गांव के रूप में एक सामाजिक व्यवस्था में मनुष्य रह रहा है। अब इसके प्रमुख स्थल देखते हैं। तो ताम्रपाषाण कालीन में सभ्यता को हम 3 भागों में बांटते हैं इसके स्थल पढ़ने के लिए। तो आइए हम देखते हैं ताम्रपाषाण कालीन प्रमुख स्थलों को पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं है। आपको स्थल ही मेन है, स्थल पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत उनके बारे में जान लीजिए, तो एक आध क्वेश्चन जो अगर बनता होगा इसमें से तो आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसके बाद आपका दूसरा प्रमुख है पश्चिमी मध्य प्रदेश और इसके बाद में पश्चिमी महाराष्ट्र। ये 3 स्थल हैं जहां से ताम्रपाषाणिक संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान है, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ भाग हैं और पश्चिमी महाराष्ट्र के भाग हैं कुछ। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखते हैं तो यहां हम पढ़ते हैं आहड़ संस्कृति। आहड़ एक जगह का नाम है, राजस्थान में एक जगह है उदयपुर जिले में आहड़। तो आहड़ में सबसे ज्यादा ये ताम्रपाषाण कालिक उपकरण या फिर जो भी कहते हैं अवशेष पाए गए, इसके नाम पे उसका नाम आहड़ संस्कृति रख दिया गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको दिखती है 2 संस्कृतियां दिखती हैं यहाँ पे, एक तो कायथा संस्कृति और दूसरी मालवा संस्कृति। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हो गई आहड़ संस्कृति, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हो गई कायथा मालवा, पश्चिमी महाराष्ट्र में हो जाएगी जोरवे संस्कृति। अब इनके नाम ऐसे क्यों हैं, आहड़ क्यों है, कायथा मालवा क्यों है, जोरवे क्यों है, क्योंकि ये स्थानों के नाम है एक्चुअली। इन स्थानों पे सर्वाधिक उपकरण अवशेष पाए गए हैं, इसलिए उनका नाम पर ही संस्कृति रख दिया गया है। तो आहड़ संस्कृति बनास नदी के किनारे है, इसलिए इसको बनास संस्कृति भी कहते हैं। ये कभी आहड़ ना देके, हो सकता है एग्जाम में आपसे बनास संस्कृति के बारे में पूछ ले कि फलाना स्थल किस संस्कृति से संबंधित है, तो वहां अगर ऑप्शन में बनास रहे तो आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आहड़ संस्कृति बनास है। उसी प्रकार कायथा मालवा, ये मालवा नर्मदा नदी के किनारे थी ये संस्कृति, तो नर्मदा संस्कृति भी कहते हैं इसको। ये भी आप याद रखेंगे, पश्चिम मध्य प्रदेश वाली। ठीक है, तो ये इनके 2 नाम है नदियों के हिसाब से। अब आगे इनके देखते हैं प्रमुख स्थल। देखिए राजस्थान से स्टार्ट करते हैं। आहड़ संस्कृति के प्रमुख स्थल हम देखते हैं तो कुछ हैं, जैसे एक तो आहड़ स्वयं, इसके बाद गिलुंद के बाद हम देखते हैं बालाथल के बाद में देखते हैं तो गणेश्वर। ताम्रपाषाण काल पढ़ रहे हैं, ताम्रपाषाण काल की प्रमुख जो स्थल हैं वो देख रहे हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिम मध्य प्रदेश में और पश्चिमी महाराष्ट्र में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में चलन में थी आहड़ संस्कृति।
पश्चिम मध्य प्रदेश में कायथा और मालवा, पश्चिम महाराष्ट्र में जोरवे। अच्छा, अब इनका कालखंड देखते हैं। इनके कालखंड में आपको किताबों में, सब किताबों में भिन्नता मिल जाएगी। जैसे आहट संस्कृति की अगर माने तो ऐसा माना जाता है कि 2000 से लेके 1400 BC तक इसका कालखंड माना जाता है। मालवा संस्कृति का या फिर कायथा संस्कृति का माने तो इसका भी 2000 से लेकर 1800 BC माना जाता है। जोरवे संस्कृति का माने तो ये नवीनतम है, तो इसका है 1400 से लेकर 700 BC। ऐसा माना जाता है कि यहीं के लोग बाद में जब ये संस्कृति खत्म हो गई तो जोरवे की संस्कृति तरफ महाराष्ट्र में शिफ्ट हो गए नीचे। खैर, तो देखिए यहां से एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि कालखंड को लेकर कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। मतलब आपको अगर आहड़ संस्कृति, कायथा, मालवा और जोरवे का दे दें आपको ऑप्शन, दैमाबाद या इनाम गांव कुछ भी लिख देते हैं, तो आप अगर आपसे प्राचीनतम पूछे तो आपको यहाँ कायथा उत्तर लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। कालखंड नहीं पूछेगा क्योंकि कालखंड हर किताबों में अलग अलग है। आपसे कभी कालखंड को बेस में रख के क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि फलाना ही BC से लेके उतने तक का क्या है। अगर प्रश्न बनता है इससे तो प्राचीनतम ही पूछेगा, या सबसे पुरानी या सबसे पहली संस्कृति कौन सी है ताम्रपाषाण कालीन, तो आंसर में कायथा आपको लिखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ इसके कालखंड से लेकर जो प्रश्न बन सकता है। अब आहड़ संस्कृति देखते हैं। आहड़ संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं क्योंकि राजस्थान में बनास नदी के तट पर संस्कृति फली फूली थी। इसके प्रमुख हमने स्थल देखे, आहड़, गिलुंद, बालाथल और गणेश्वर। ये उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। गणेश्वर सीकर डिस्ट्रिक्ट में है, जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का, वहां पर है। अब देखिए थोड़े थोड़े इसमें से कुछ विशेष पॉइंट देख लेते हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले आहड़ को देखते हैं, तो आहड़ के पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट आहड़, देखिए आहड़ सबसे इंपॉर्टेंट है पूरी ताम्रपाषाण में। सबसे इंपॉर्टेंट 2-3 चीज बता दूं आपको, आहड़ है। आहड़ के बाद में हम कभी इसमें मालवा में देखेंगे नाबदा टोली, और जोरवे में फिर दैमाबाद और इनाम गांव, उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो आहड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आहड़ के कुछ फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, जैसे आहड़ का पहले ताम्रवती या ताम्बवती या ताम्बवती कहा जाता था आहड़ को, इसका पुराना नाम, क्योंकि यहाँ तांबे के उपकरण सबसे ज्यादा प्राप्त हुए हैं आहड़ में, इसलिए इसको ताम्रवती या ताम्बवती कहा जाता था। ये आपको फैक्ट याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ताम्बवती किस संस्कृति को कहा जाता था, तो वो किस स्थान को कहा जाता था, तो वो आहड़ है। इसके बाद हम देखते हैं इसमें दूसरा पॉइंट, आहड़ से क्या क्या मिला है हमें। आहड़ से मिले हमें रंगाई और छपाई, रंगाई और छपाई के ठप्पे मिले हैं। मतलब जो कपड़ों में रंगाई छपाई होती है तो उसके ठप्पे मिले हैं। उसके ठप्पे हमें आहड़ से प्राप्त होते हैं। अब जब ठप्पे मिले हैं तो निश्चित ही वहां पे रंगाई और छपाई का उद्योग भी होता होगा, तो रंगाई छपाई के उद्योग के हमें कुछ वहां पे निशान मिलते हैं आहड़ से। इसके अलावा एक प्रमुख बात है यहाँ पे पत्थर के घर। देखिए ताम्रपाषाण मैंने बताया कि ऐसी ग्रामीण संस्कृति है, वहां घर कैसे बन रहे हैं, लकड़ियों के, झाड़ियों के, मिट्टी का लेप लगा के दीवारें बना रहे हैं सब घरों में। लेकिन आहड़ से जो हमें घर मिले हैं वो पत्थर के हैं, जबकि सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों के हमें मकान मिलते थे। तो यहाँ पत्थर के घर किस संस्कृति में या किस स्थान में मिले हैं, तो आहड़ संस्कृति में आहड़ से हमें मिले हैं पत्थर के घर। इसके अलावा जैसे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता और ताम्रपाषाण कालीन, आप समझिए कि साथ में ही चल रहे हैं, कुछ सालों का कहीं डिफरेंस है, कुछ आगे है कुछ पीछे है, तो बहुत सी चीजें मिलते जुलती हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जब हम पढ़ेंगे तब उनका जब नगर नियोजन समझेंगे तो वहां पर क्या जो पानी है, पानी की निकासी के लिए प्रॉपर नालियां बनाई गई थी, जो एक स्थान विशेष पे जाके जैसे ड्रेनेज सिस्टम मॉडर्न में होता है उस प्रकार का। तो ताम्रपाषाण काल में वैसी तो नहीं थी, लेकिन उससे मिलती जुलती एक विधि थी जिसे चक्रकूप विधि कहते हैं। ये आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, चक्रकूप विधि। चक्रकूप विधि में एक्चुअली होता क्या है कि घर का जो गंदा पानी है, अब जैसे कहीं घर के बाहर उसको वेस्ट करना है तो ऐसे गोल गोल आकार के गड्ढे में ऐसी आकृति बना के उसको गड्ढे में नीचे उतार दिया जाता था, ताकि पानी जो है एक बहुत ज्यादा एक स्थान ना लेते हुए गड्ढे में अंदर चले आए। इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं आज के जमाने में, जो पूरा घर का पानी एक जगह अपनी बोरिंग के पास में उतार देते हैं। तो वैसी ही कुछ एक विधि थी चक्रकूप विधि, जो आहड़ के लोग यूज करते थे। तो आहड़ में हमें देखिए क्या क्या समझ में आ गया। ताम्रवती या ताम्बवती इसका पुराना नाम है क्योंकि तांबे बहुत मिलते हैं। इसका 1100-1200 इसमें एडी के आसपास में, मतलब 11वीं शताब्दी के आसपास में इसका नाम आघाटपुर भी था। ये भी आप ध्यान रख लीजिए अगर कभी
पूछ ले कि आहड़ का पुराना नाम क्या था और ताम्रवती ना हो अगर ऑप्शन में, तो अघाटपुर भी कहते थे इसको पहले, लेकिन वर्तमान में आहड़ है। ठीक है, तो ताम्रवती कहते हैं। रंगाई छपाई के ठप्पे मिले हैं, रंगाई छपाई के उद्योग के वहां पे सबूत मिले हैं। उसके अलावा यहाँ के जो घर थे वो पत्थरों के थे और चक्रकूप विधि का प्रयोग करते थे लोग पानी निकासी के लिए। तो ये हमने देख लिया आहड़। अब देखते हैं गिलुंद। गिलुंद में क्या खास, आहड़ और गिलुंद ये पास में, ज्यादा दूरी नहीं है इनकी। गिलुंद में हमें देखने को मिलता है तांबा प्लस पत्थर, तांबा प्लस पत्थर। देखिए ताम्र पाषाण है, तांबा और पत्थर को मिला के औजार बनाए जा रहे हैं, तो हमें तांबा और पत्थर के औजार सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं? गिलुंद में। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि तांबे और पत्थर को मिलाकर बनाए गए सर्वाधिक हथियार किस जगह मिलते हैं, तो वो है गिलुंद में। इसमें एक अगला फैक्ट है, यहां से गिलुंद से हमें मिलते हैं अग्निकुंड के साक्ष्य, ये इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिलेंगे अभी आगे जाके अग्निकुंड के साक्ष्य, वो तब बताऊंगा मैं। ताम्र पाषाण काल में हमें मिलते हैं अग्निकुंड के साक्ष्य गिलुंद में। तो आहड़ और गिलुंद हो गया। गिलुंद में क्या क्या है? तांबा प्लस पत्थर के औजार सर्वाधिक हैं और अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। अब बालाथल है, बालाथल में कुछ विशेष तो नहीं है, बालाथल में भी ताम्र पाषाणिक औजार मिलते हैं। ताम्र पाषाणिक औजार बालाथल से भी मिले हैं। बालाथल से इंपॉर्टेंट उसका नाम है बस, अगर नाम में किसी कोई क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ताम्र पाषाण काल से संबंधित नहीं है या है, तो वहां बालाथल को आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसका नाम इंपॉर्टेंट है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके बाद देखते हैं गणेश्वर। गणेश्वर सीकर डिस्ट्रिक्ट में है। गणेश्वर में इंपॉर्टेंट यही है कि यहाँ तांबे से बनी बहुत सी चीजें प्राप्त हुई, तांबे से चीजें बनी हुई बहुत सी चीजें प्राप्त हुई गणेश्वर से। तो विद्वानों का, इतिहासकारों का ऐसा मत है, उनको ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबा जाता था वो गणेश्वर से ही जाता था, मतलब गणेश्वर से व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, ऐसा विद्वानों का मानना है। तो अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए कि इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिंधु घाटी सभ्यता को तांबा आयात करता था या निर्यात करता था, सॉरी, तो वहां गणेश्वर उसका उत्तर होगा। तो गणेश्वर में हम क्या याद रखना है कि गणेश्वर तांबे के उपकरण मिले हैं और संभवतः गणेश्वर में से तांबा निर्यात होता था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए। तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान यहाँ पर हमने अपना कवर कर लिया है। आहड़ संस्कृति है, आहड़ में प्रमुख स्थल आहड़, गिलुंद, बालाथल और गणेश्वर है, ये कंप्लीट हो गए। अब आते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश पे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखते हैं, देखिए यहाँ दो संस्कृति मिलती हैं आपको, कायथा और मालवा। अगर ऑल ओवर बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश की, अगर कोई एक संस्कृति या एक शब्द बोलना हो तो सुटेबल वर्ड है वहां मालवा संस्कृति, ठीक है। लेकिन मालवा संस्कृति से पहले कायथा संस्कृति भी वहां रही है, मतलब ऐसा मान सकते हैं कि कायथा संस्कृति, अभी मैंने बताया था कि प्राचीनतम में है, तो कायथा संस्कृति से शुरुआत होती है, लेकिन साल 200 साल बाद में, कुछ सालों बाद में धीरे धीरे वो संस्कृति विलुप्त होकर वहीं पे एक नई संस्कृति जन्म लेती है जिसे मालवा संस्कृति कहते हैं। तो हमें दोनों पढ़ना है, कायथा भी देखना है, मालवा भी देखना है, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही स्थान है इनमें। तो आइए देख लेते हैं। ऑल ओवर इसको बताया, ऑल ओवर अगर एक वर्ड में कहना हो तो मालवा संस्कृति इसके लिए सही शब्द है। तो देखते हैं, सबसे पहले कायथा में देख लेते हैं। तो कायथा में हमें स्थान मिलते हैं एरण, इसके बाद त्रिपुरी और उज्जैनी। ये कायथा जो है इसका एक पुराना नाम था कपित्थक। कपित्थक इसका पुराना नाम था। कायथा का जो हमारे एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य, गणितज्ञ और बड़े विद्वानी रहे हैं बारामिहिर, उनकी जन्मस्थली माना जाता है कायथा को, या कपित्थक कहते थे उसको पहले। तो कायथा के हमें प्रमुख स्थान याद रखने हैं, यहाँ से कुछ ऐसा विशेष नहीं है कि कुछ ऐसा मिला हो। एरण, एरण जो कि सागर जिले में है, जिले एमपी वाले जिले याद रखना, सारे स्थानों के इनके जिले याद रखना आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ये स्थान तो याद रखना है लेकिन उनके साथ में जिले याद रखना है, एमपी वालों खासकर। तो एरण सागर जिले में है, त्रिपुरी जबलपुर में है, उज्जैनी उज्जैन ही है, ठीक है। तो ये कायथा के अंतर्गत 3 स्थान मिलते हैं, 3 कायथा संस्कृति के अंदर। अब देखते हैं मालवा के अंदर। तो मालवा के अंदर हमें मिलता है सबसे पहले मालवा, उसके बाद नागदा और इसके बाद नावदा टोली। कभी कभी आपको नावदा टोली के साथ डैश में महेश्वर भी दिख सकता है।
तो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, नाबदा टोली महेश्वर एक ही है, ठीक है। तो अब देखते हैं, कायथा संस्कृति देख लिया था भैया, कायथा में एरण, त्रिपुरी, उज्जैनी था। अब हम आ गए थे मालवा संस्कृति पे। तो मालवा संस्कृति पे हम देखते हैं सबसे पहले मालवा। तो मालवा संस्कृति में सबसे बड़ी विशेषता थी यहाँ की जो मृदभांड थे वो बड़े उत्कृष्ट क्वालिटी के थे, उत्कृष्ट मृदभांड। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि ताम्रपाषाण कालिक सबसे अधिक उत्कृष्ट मृदभांड कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो मालवा संस्कृति में मालवा से, ठीक है। तो सबसे पहली क्या हो गई, उत्कृष्ट मृदभांड। दूसरे नंबर पे इसका एक प्रमुख पॉइंट है कि यहां वृषभ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं, बैल की पूजा के यहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं। कहां पर, मालवा में। तो मालवा से ये दो बिंदु आपको याद रखने हैं, उत्कृष्ट मृदभांड और वृषभ पूजा। इसके अलावा फिर अब देखते हैं नागदा। नागदा में ऐसा कुछ विशेष नहीं है, नाम बस आप नागदा याद रखते हैं। उसके बाद देखते हैं नाबदा टोली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमपी वाले एग्जामों में अगर पूछा गया तो ये नाबदा टोली महेश्वर से जहां तक है 90% उम्मीद की यहीं से पूछा जाएगा। तो देखते हैं नाबदा टोली महेश्वर। नाबदा टोली का जिला लगता है खरगोन। ये एमपी वालों ध्यान रखना, खरगोन जिले में है नाबदा टोली महेश्वर, डैश करके भी आपको मिल सकता है। नाबदा टोली की प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट कि सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी। नाबदा टोली जो है पूरे ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। अब यहाँ अंतर समझना, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ी बस्ती नहीं बोल रहा हूं। सबसे बड़ी बस्ती फिर वहां चली जाएगी दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी कौन सी, नाबदा टोली। इसके अलावा नाबदा टोली से हमें 29 प्रकार के कंगन मिलते हैं, तांबे के बने हुए 29 प्रकार के कंगन मिलते हैं नाबदा टोली से, और 2 अद्वितीय कुल्हाड़ी मिलती हैं। कुठार लिख दे रहा हूं या कुल्हाड़ी। 2 अद्वितीय मतलब इससे पहले देखी नहीं गई पहले कभी। तो एक विशेष प्रकार की कुल्हाड़ी मिलती है हमें नाबदा टोली से। क्या क्या हो गया प्रमुख बिंदु, नाबदा टोली से हमें सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी ताम्रपाषाण काल की, 29 प्रकार के 29 कंगन मिलते हैं तांबे के हाथ कंगन, और 2 अद्वितीय कुठारे, अद्वितीय कुल्हाड़ी मिलती हैं 2 प्रकार की। तो यहाँ देखिए कायथा हो गया था, मालवा हमारा कंप्लीट हो गया। मालवा में देख लिया उत्कृष्ट मृदभांड के लिए फेमस है और वृषभ पूजा के लिए। नाबदा टोली में देख लिया हमने जो 2-3 बिंदु थे, तो वो नाबदा टोली के देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, जगह थोड़ी कम पड़ रही है, चलो हो जाएगा उसमें। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे स्थान के लिए, पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो कि जोरवे संस्कृति जिसको कहा जाता था। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में हम देखते हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में देखते हैं जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति के हमें कौन कौन से स्थान प्रमुख पढ़ने हैं, तो इसमें हम 3 जिले पढ़ेंगे जोरवे संस्कृति में। सबसे पहले अहमदनगर, उसके बाद धुले, या धुले को चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन एक नाम आएगा उसमें आप याद रखना। उसके बाद में पुणे। जोरवे संस्कृति के अंदर 3 जिले हम पढ़ेंगे, अहमदनगर, धुले और पुणे। अहमदनगर में देखते हैं तो दैमाबाद, धुले में देखते हैं तो प्रभास करके एक जगह है, ये आपको सिर्फ नाम याद रखना है, प्रभास नाम से पूछ सकता है कभी। अगर महाराष्ट्र वाले जो छात्र हैं वो इसको जरूर याद रखना। पुणे में हम पढ़ते हैं तो इनाम गांव, सोनगांव, चंदौली और नासिक का कुछ क्षेत्र, नासिक के आसपास का कुछ क्षेत्र। चलिए स्टार्ट। ये अहमदनगर में दैमाबाद और एक नेवासा छूट गया था। चलिए तो देखते हैं, जोरवे संस्कृति की पढ़ते हैं। आड़ संस्कृति पढ़ ली है, कायथा मालवा संस्कृति पढ़ ली। जोरवे पे आते हैं। जोरवे के प्रमुख 3 जिले दिखते हैं हमें महाराष्ट्र में, अहमदनगर, धुले, पुणे। अहमदनगर में दैमाबाद और नेवासा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं दैमाबाद। दैमाबाद में क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं भैया, तो दैमाबाद में है कि यहां से कांसे का एक रथ मिला है।
कांसे का एक रथ। अब कांसा सुन के आपके कान खड़े होने चाहिए कि भैया ताम्रपाषाण काल चल रहा है, वो रथ तो कांसे का मिल गया, तो ये कांसा तो सिंधु घाटी में चल रहा था। तो दैमाबाद सुन के भी आपके कान खड़े हुए होंगे मेरे, क्योंकि दैमाबाद जो है सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल है। जब आगे हम पढ़ेंगे तो दक्षिणतम स्थल कौन सा पढ़ेंगे, दैमाबाद अहमदनगर में। तो दैमाबाद में जो समय चल रहा था, संस्कृति चल रही थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता से पैरेलल चल रही थी, ये मान सकते हैं। मतलब वहां के हो सकता है यहाँ के लोग वहां जाते हो, वहां के लोग यहाँ आते हो, चीजों का आयात निर्यात होता हो, देखा जाता हो कि कैसे लोग वहां रह रहे हैं, उसको अडॉप्ट किया जाता हो, कुछ भी हो खैर। लेकिन हमें क्या याद रखना है कि कांसे का रथ मिला है, कहां से, दैमाबाद से। दैमाबाद दक्षिणतम बिंदु था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो कांसे का रथ मिला है हमें दैमाबाद से, जिसे एक नग्न पुरुष चला रहा है। अब वो नग्न क्यों है, इसको बारे में कुछ बता नहीं सकते हैं। इसके अलावा हाथी की, बैल की, भैंसे की भी कांसे की आकृतियां प्राप्त हुई हैं। कहां से, दैमाबाद से। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, दैमाबाद से कांसे का रथ। दूसरा, सबसे बड़ी बस्ती, लिखने में बहुत ज्यादा शायद क्लियर ना भी दिख रहा हो, मैं जो बोल रहा हूं आप उसको याद रखें, उसको लिख लें। कांसे के रथ के अलावा सबसे बड़ी बस्ती पूरे ताम्रपाषाण काल में कौन थी, दैमाबाद। सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती पूछ लिया जाए तो वो कौन था, नावदा टोली, वो एमपी वाली, खरगोन वाली। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बस्ती हो गई दैमाबाद। 2 पॉइंट हो गए दैमाबाद से कि कांसे का रथ मिलता है और सबसे बड़ी बस्ती है। ठीक है, इसके बाद धुले में आते हैं। प्रभास नामक एक स्थान है जो कि ताम्रपाषाण काल से संबंधित है, कुछ विशेष बिंदु इसमें है नहीं। आगे आते हैं भैया पुणे में। पुणे में देखते हैं इनाम गांव, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक मिनट, ये नेवासा छूट गया, सॉरी। दैमाबाद पढ़ लिया हमने अहमदनगर में, अब दूसरा आता है नेवासा। नेवासा में इंपॉर्टेंट है, देखिए नेवासा महाराष्ट्र का, ये पश्चिमी महाराष्ट्र का क्षेत्र है नीचे वाला, जहां पे ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। काली मिट्टी में क्या ज्यादा होता है, कपास। तो नेवासा में हमें कपास और पटसन, इसकी खेती के साक्ष्य मिलते हैं। अहमदनगर में हमने 2 पढ़ा, दैमाबाद और नेवासा। दैमाबाद में क्या क्या था, कांसे का रथ और सबसे बड़ी बस्ती थी। नेवासा में हमें कपास और पटसन के साक्ष्य मिलते हैं, यही इंपॉर्टेंट है, कपास और पटसन के यहाँ पे याद रखेंगे। अब आते हैं इनाम गांव पे, पुणे पे। तो इनाम गांव में देखते हैं किलेबंद बस्ती। अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे ताम्रपाषाण काल में किलेबंद कौन सी बस्ती थी, देखिए इससे पहले अगर देखें किलेबंद हम कहां पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता में, वहां दुर्गीकृत नगर होते थे, दुर्ग होते थे, किलेबंद होते थे। तो वैसे ही हमें इनाम गांव में देखने को मिलती है, मतलब ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ में चल रहा है संभवतः। या उसके बाद में वहां से यहाँ के लोग देखकर आ गए कि भैया वहां तो किलेबंद होती बस्ती, तो इन्होंने फिर 200-300 साल में धीरे धीरे डेवलप होकर इन्होंने भी किलेबंद बना ली होगी। जो भी हुआ हो, हमें क्या याद रखना है परीक्षा की दृष्टि से कि किलेबंद बस्ती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, कहाँ मिलती है, इनाम गांव में। सबसे बड़ी कौन सी है, दैमाबाद, बताया था ना सबसे बड़ी दैमाबाद है। तो देखिए ये हम जो भी संस्कृति पढ़ रहे थे, अहमदनगर पुणे देख रहे थे, पुणे देख रहे थे, पुणे में इनाम गांव देखा था। इनाम गांव क्या है, किलेबंद बस्ती के हमें साक्ष्य मिलते हैं इनाम गांव से। इसके अलावा दूसरा है, इनाम गांव से अगर कोई पॉइंट है, देखिए किलेबंद का मतलब है कि बस्ती पूरी किलेबंद है। जैसे सिंधु घाटी शब्द हम आगे पढ़ेंगे कि कुछ विशेष वर्ग के लोग अलग रह रहे हैं किलेबंद, कुछ वर्ग के अलग रह रहे हैं, तो अलग अलग लोगों का अलग अलग जगह पे रहना पाया जाता है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि वर्ग विभाजन आ गया है समाज के अंदर। मतलब जो एलाइट वर्ग है, जो बड़े ऊंचे लोग हैं, जो ऊंचे व्यापारी हैं या फिर ब्राह्मण क्षत्रिय, जो भी उस समय व्यवस्था रही होगी, तो वो अलग रह रहे हैं, और एक जो समाज का निम्न वर्ग है वो अलग रह रहा है। तो हमें वर्ग विभाजन की साक्ष्य कहां से मिलते हैं, इनाम गांव से। यहाँ लिखते हैं वर्ग विभाजन। तो इनाम गांव से 2 मुख्य बिंदु हो गए। पहला कि किलेबंद बस्ती के हमें दुर्गीकृत बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं इनाम गांव से, और वर्ग विभाजन की हमें परिकल्पना वहां देखने को मिलती है। तो देखिए इस प्रकार हमारा ताम्रपाषाण काल पूरा समाप्त हो गया। बहुत छोटे चैप्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो फैक्ट वाले हैं वो आपको याद रखने हैं। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ताम्रपाषाण काल का, ताम्रपाषाण सभ्यता संस्कृति कैसी है, ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, ग्रामीण सभ्यता में हम देखते हैं मैं जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ पहले भी है, उसके साथ भी है, और सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भी है।
ठीक है, हम प्रमुख स्थल देख रहे थे, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कुछ देखे, पश्चिम मध्य प्रदेश में और पश्चिमी महाराष्ट्र में देखे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में क्या देखा, आर्य संस्कृति या बनास संस्कृति है प्रचलन में थी 2000 से 1400 BC। पश्चिम मध्य प्रदेश में क्या था, मालवा संस्कृति, ऑल ओवर एक शब्द बोले तो मालवा संस्कृति है, और पश्चिम महाराष्ट्र में जोड़वे संस्कृति। आर्य संस्कृति के हमने स्थान देखे थे कौन से, आहार, विलुन, बालाथल और गणेश। सबसे इंपॉर्टेंट आहार देखा था, आहार में क्या देखा था, ताम्रवती या तामवती नाम था। इससे पहले आहार भी नाम था, पहले इसका रंगाई छपाई के टुकड़े मिलते हैं हमें आहार से, और रंगाई छपाई के उद्योग होने के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा जो आहार के जो घर थे वो पत्थर के थे, कच्चे ना होकर पत्थर के थे, और पानी निकासन के लिए, जल निष्कासन के लिए चक्रपुट विधि का इस्तेमाल करते थे लोग। हिंदू में देखते हैं तो हिंदू में तांबे प्लस पत्थर के बने हुए हथियार मिलते हैं, और अग्निकुंड के साथ मिलते हैं विलुन से। बालाथल देखते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बालाथल उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। गणेश्वर सीकर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान की। गणेश्वर के बारे में ऐसा मत प्रचलित है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो तांबा जाता था वो गणेश्वर से व्यवहार होता है, गणेश्वर में जाता था, तांबे को तुरंत भी काफी संख्या में है। ये हो गया दक्षिण पूर्वी राजस्थान। मध्य प्रदेश में देखते हैं तो कायदा संस्कृति थी, कायदा के संस्कृति धीरे-धीरे विलुप्त होती गई, वहां नई संस्कृति का जन्म होता है, मालवा संस्कृति का। कायदा में देखते हैं एरंड, त्रिपुरी और उज्जैनी तीन स्थान तीनों याद रखने हैं, खास कर रहने वालों को। मालवा संस्कृति देखते हैं, मालवा, नागदा, कामकाटोरी। मालवा में सबसे इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है हिंदू वालों के लिए। उत्कृष्ट कोटि के मृदुपाण मालवा से मिलते हैं, ताम्रपाषाण कालीन और वृषभ पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। नागदा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नागकाटोरी देश महेश्वर कह सकते हैं, नागकाटोरी महेश्वर सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। इसके अलावा 29 हाथ के तांबे के बने हुए कंगन प्राप्त होते हैं, और दो अद्वितीय प्रकार की कुल्हाड़ी प्राप्त होती है। तो ये हो गया हमारा पश्चिम मध्य प्रदेश। पश्चिम महाराष्ट्र आते हैं, जोड़वे संस्कृति 1400-700 BC। 3 जिले पड़ते हैं, अहमदनगर, धुले, पुणे। अहमदनगर में देखते हैं देमाबाद और नवासा। देमाबाद पूरे ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती है, और वहां से हमें कांसे का रथ प्राप्त होता है, जिससे हमें लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से उनका आना जाना मिलना था। देवासा से, देवासा महाराष्ट्र में, इससे हमें यहाँ से हमें कपास और पटसन के साक्ष्य मिलते हैं खेती करने के। धुले में प्रभास करके एक स्थान है, सिर्फ नाम याद रखना है। पुणे में देखते हैं इनामगांव, सोनगांव, चंदौली और नासिक। बाकी जो तीनों सोनगांव, चंदौली, नासिक, इसमें ज्यादा कोई विशेष पॉइंट नहीं है। इनामगांव इंपॉर्टेंट है क्योंकि किलेबंद बस्ती के साक्ष्य और वर्ग विभाजन के साक्ष्य जो हमें मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं, इनामगांव से। तो ये हमारा नाम देखिए। इसके अलावा साउथ के भी बहुत से स्थान हैं, उदयपुर है, मुफक्कर है, कोडाइकल है, और हम बिहार या फिर बंगाल में भी देखते हैं तो वहाँ भी कुछ स्थान है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर ऑप्शनल आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना हो अलग बात है, बाकी जो रेगुलर एग्जाम्स होते हैं उसके हिसाब से ये तीनों इम्पोर्टेंट है। इन तीनों को आप पढ़ लेंगे तो आपका यहाँ से आएगा क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, वो नहीं छूटेगा। तो ताम्रपाषाण काल खत्म हो गया हमारा। इससे पहले पाषाण काल भी खत्म हो चुका था, ताम्रपाषाण। इससे नेक्स्ट हम चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, कल से स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और कुछ छात्रों ने कमेंट करके बताया है कि सर युगों के बारे में बताइए, तो जल्दी उनके लिए युग का वीडियो का लेक्चर आऊंगा सिंधु घाटी सभ्यता से। हो सकता है पहले भी ला दूं, कल हो सकता है आपको मिल जाए वीडियो, या फिर जैसा समय मिलेगा उसके हिसाब से। तो एक वीडियो सिर्फ युग पे आधारित रहेगा कि कौन कौन से युग आए पृथ्वी में, जैसे हिंदू युग पढ़ते हैं या टर्शरी युग वगैरह जो भी जितने भी, उसमें वीडियो बना देंगे। कोशिश करेंगे कि एक सीक्वेंस से चलते जाएं, जिससे अगर आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो आपको एक के बाद एक वीडियो मिलते हैं, आपके समझ में भी आए 20 सेकंड से ना। ठीक है, तो ताम्रपाषाण काल खत्म होता है। धन्यवाद। जय हिंद।